Hello students, this is your biology class and today we will study about the chapter 5 fundamental unit of life. सबसे पहले जैसा कि नाम है इस चैप्टर का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट? क्या है फंडामेंटल यूनिट? एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको. जैसे आप कोई मकान बना रहे हैं बड़ा सा, जब वो मकान बनाते हैं तो एकदम से उठाकर तो कोई मकान तो रख नहीं देते हैं वहाँ पर उस जगह पे. हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड करते हैं. और सबसे पहले जो आप बेसिक जो वहाँ पर चीज़ ऐड कर रहे हैं वो है ब्रिक्स, ईंटें. ईंट एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर फर्दर आगे का जो है वो काम शुरू करते हैं. तो ये जो ईंटें आपने यूज़ करी हैं उस मकान के अंदर, ये क्या हैं? उस मकान की फंडामेंटल यूनिट है. तो इसी तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो चाहे वो पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं, जो भी हैं, इनका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो फंडामेंटल यूनिट कहलाता है. ठीक है, जैसे कि मकान में जो स्मॉलेस्ट पार्ट था वो ईंटें थी, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो फंडामेंटल यूनिट कहलाता है. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है या स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सेल कहलाता है. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली सेल के बारे में ही पढ़ेंगे. यहाँ हम सेल को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि सेल है क्या चीज़. तो डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चर के हिसाब से भी स्मॉलेस्ट और फंक्शन के अकॉर्डिंग भी सेल एक स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का. सभी सेल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी सुचारू रूप से चलती है. सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, ये सब सेल से मिलकर बने हुए होते हैं. अब बात ये है कि सेल की खोज सबसे पहले किसने करी? तो नोट कर लीजिए, सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने करी थी और सन 1665 के अंदर करी थी. 1665 में करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी. इन्होंने कैसे करी थी? कॉर्क सेल जो प्लांट्स की बार्क में पाई जाती है. बार्क जानते हैं आप लोग? प्लांट्स के ऊपर की जो छाल होती है, छिलका बोल सकते हैं आप. तो जो स्टेम होता है ना, तना, उसका जो छाल होती है, उसमें से इन्होंने कॉर्क सेल निकालकर उसको स्टडी किया था. तो यानी कि सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर इसे देखा था? बार्क में देखा था प्लांट्स की. और उन्होंने ये देखा कि कॉर्क सेल जो है वो एक छोटी छोटी चैम्बर्स की फॉर्म में कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं उसके अंदर. छोटी छोटी चैम्बर्स, चैम्बर समझते हैं ना, कंपार्टमेंट या चैम्बर, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, वो दिख रहे हैं. उन्होंने बार्क के अंदर ये चैम्बर्स देखे और लैटिन भाषा में चैम्बर को सेल बोलते हैं. इसलिए उन्होंने, जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, उन्होंने इन चैम्बर्स को सेल का नाम ही दे दिया. तो ये सेल बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के होते हैं. ठीक है, ये आंखों से दिखाई तो दे ही नहीं सकते हैं. इनको देखने के लिए किसी न किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है. वो डिवाइस क्या है? माइक्रोस्कोप. बायोलॉजी लैब में आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोस्कोप रखा है. तो सेल को देखने के लिए हमारी नेकेड आई से सेल नहीं दिखाई दे सकता है. इसको देखने के लिए हमें एक प्रॉपर डिवाइस चाहिए होती है जो इसको मैग्नीफाई करके दिखाती है, यानी कि बड़ा करके साइज़ में दिखाती है. और इस डिवाइस का नाम है माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हुई है उसके बाद ही सेल के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त हुई. जो सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं और भी जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जो स्टडी, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेल का कैसा होता है, इसे हम बोलेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर. तो इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो कब पता चला? जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई. माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी. बॉन्ड वाटर के अंदर जो है उन्होंने सबसे पहले उसको देखा था. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक कोई चीज़ थी. उन्होंने, उनके पास एक ग्लास रखा हुआ था, उससे देखा तो उनको लगा कि भी हथेली हाथ पे, बल्कि उन्होंने देखा था कि हाथ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो ग्लास लगाया तो कुछ दिखाई दे रहा है उनको. तो वो ग्लास क्या था? एक्चुअली वो मैग्नीफाइंग ग्लास था. उसी ग्लास को यूज़ कर कर माइक्रोस्कोप बनाया गया था. लेंस था, ग्लास क्या, वो लेंस था एक, और लेंस को यूज़ करके माइक्रोस्कोप बनाया गया था. तो खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने. और इसी तरह से सेल के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने. तो ये 2-3 वो साइंटिस्ट के नाम हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर और जो पता होने बहुत ज़रूरी हैं. सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, माइक्रोस्कोप की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने, और न्यूक्लियस की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने. इसी तरह से सेल पर ही जब काम चल रहा था तो 2 साइंटिस्ट के और नाम सामने आए हैं. 2 बायोलॉजिस्ट थे, उनके नाम हैं श्लीडन एंड श्वेन. ठीक है, श्लीडन और श्वेन ने
सेल की खोज तो 1665 में हुई है, लेकिन श्लीडन और श्वेन ने जो थ्योरी दी है वो 1839 में 1839 में दी थी। क्या थ्योरी दी थी सेल के लिए? उन्होंने ये कहा था सेल के बारे में कि सेल जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं, 2 ही पॉइंट्स उन्होंने दिए थे बेसिकली, सारा निचोड़ जो है समरी वो 2 पॉइंट्स में आ जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये कहा था। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया था कि कोई भी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुई है, यानी कि पहले से जो सेल थी उसी से आगे सेल बनती चली गई हैं। तो ये 2 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे श्लीडन और श्वेन नाम के साइंटिस्ट ने। तो आगे अब हम बात करेंगे सेल की कि भी सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटरनली इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे, उनकी क्या फंक्शन होते हैं, इन सब के बारे में। सबसे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे आउटर कवरिंग से। सबसे आउटर कवरिंग क्या है? सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या है? वो एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसके अंदर, सेल के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और उसमें भी, इसके अलावा भी होता है एक पार्ट जो सेल में एक फ्लूइड सा भरा होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब है एक फ्लूइड, जेल जैसा एक फ्लूइड भरा होता है इसमें, और इसे साइटोप्लाज्म को सेल फ्लूइड भी कहा जाता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि सेल में सबसे बाहर की जो कवर है सेल का, हम बाहर से अंदर की तरफ जो सारे ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे। सबसे बाहर का कवर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन देता है इसको। अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल में हाँ, न्यूक्लियस क्या चीज़ है, न्यूक्लियस के बारे में मैं नहीं बता पाई मैं अभी आपको। न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसे हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, उसे ही सेल, इसी तरह से सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है। यानी कि सेल का ब्रेन या हम सेल का जो कंट्रोल सेंटर बोलेंगे वो किसे बोलेंगे? हम न्यूक्लियस को बोलेंगे। आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस शो कर रखा है इन्होंने। इसके अलावा भी सेल में और बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सभी पार्ट्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनकी वजह से सेल अपना काम कर पा रही है। ये सब कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये जितने भी आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं सेल में, देखिए गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ क्या नाम सेंट्रियोल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया है, जो एनवायरनमेंट से, बाहर के जो एनवायरनमेंट है उससे सेल को अलग कर रहा है, यानी कि कवर है सेल का। ठीक है, और काम क्या है इसका? ये डिफरेंट थिंग्स को परमिट करता है, अलाउ करता है सेल में आने और जाने के लिए, सेल से बाहर जाने के लिए या फिर सेल में अंदर आने के लिए। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस मेम्ब्रेन इज ऑब्वियसली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। सेमी परमिएबल क्यों नाम दिया गया? सेमी परमिएबल का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये कुछ चीज़ों को तो मेम्ब्रेन अलाउ करती है, जबकि कुछ पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है सेल से आने जाने के लिए। सेमी यानी कि आधा, तो कुछ चीज़ों को अलाउ कर रही है, परमिएबल मतलब परमिट कर रही है, परमिशन दे रही है, और कुछ को अलाउ नहीं कर रही है। इसलिए सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा सेल में जो भी फ्लूइड भरा है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल होते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियस हैज़ क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ होती है? क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। और क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्या इसका फंक्शन है, ये सब आप आगे अगली क्लासेस में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेल जब डिवाइड होती है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, क्रोमोसोम का नाम आपने बहुत सुना होगा, क्रोमोसोम नाम से फैमिलियर हैं आप, कि क्रोमेटिन मटेरियल एक थ्रेड का जैसा पड़ा रहता है सेल के अंदर, लेकिन जब सेल में डिवीज़न होता है तो ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है, कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। और ये क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए।
जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डीएनए आपने सुना होगा, जेनेटिक मटेरियल है। सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीएनए इसका। और डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो सब जीन्स कहलाते हैं। डीएनए पर जीन्स लोकेटेड होते हैं। और जीन क्या है? ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है जो हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम या डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए की फुल फॉर्म है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको इसके बारे में कुछ करना है, बस थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। तो जब सेल डिवाइड होता है सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, जब भी सेल कोई डिवीज़न होता है सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवीज़न होता है और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीज़न या फिर कैरियोकाइनेसिस। एक सेल से डिवीज़न का मतलब समझ रहे हैं आप? टूटना, ब्रेक डाउन होना, यानी कि एक सेल से दो सेल का बन जाना। एक से दो सेल बनती है, उससे पहले उसका न्यूक्लियस टूटता है और दो बनते हैं, तब जाकर दो सेल बनती है। तो जो न्यूक्लियस टूट रहा है यानी कि न्यूक्लियर डिवीज़न जो हो रहा है उसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीज़न, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है उसके बाद सेल का डिवीज़न होता है, जिसे हम सेल डिवीज़न या साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। साइटो का मतलब सेल, काइनेसिस माने टूटना, डिवीज़न। तो जब सेल डिवाइड हो रहा है तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल की वजह से न्यूक्लियस में होती है। जब डिवाइड हो रही है, एक से दो सेल बन रही है, तो न्यूक्लियस टूट रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन एक से दूसरी सेल में भी चली गई। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। ठीक है, आगे हम ये जितने भी पार्ट्स हैं इसके सेल के, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, इन सब को हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी करेंगे और फंक्शन के बारे में जानेंगे। सेल की शेप क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे कि सेल की शेप क्या होती है। ठीक है, तो बाकी का जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में